होना मेरी गोद से उठकर अपने कमरे के साथ अटैच बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद अपनी साफ सफाई करके वापस आई। वो अभी भी वैसी ही थी। फिर मैं वहां से उठा, बाथरूम में जाकर खुद को साफ किया और फिर आकर हैना के साथ बेड पे बैठ गया और उसको एक लंबी सी फ्रेंच की और पूछा, जान अच्छा लगा कि नहीं? तो वो बोली का शी तो बहुत आया है, लेकिन अब अंदर आग और ज्यादा लग चुकी है। मैंने कहा, हना जान फक्र न करो, मैं कोई अच्छी सी सेफ जगह कर बंदोबस्त जरूर करूंगा, फिर तुम्हें सैर जरूर करवाऊंगा। हन्ना ने घड़ी है, टाइम देखा, 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। हिना ने कहा, काशी 2 बजे गार्ड फिर गेट है, बाहर खड़ा हो जाएगा, तुम उससे पहले पहले निकल जाओ, अगर उसने देख लिया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और हुना को एक आखिरी फ्रेंच दी और कमरे से निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर से बाहर गेट है आया। अभी तक गार्ड नहीं आया था। मैं बगैर आवाज किए आराम से बाहर निकल गया और पार्किंग से अपनी मोटर बाइक निकाली और घर वापस आ गया। मैं काफी थक चुका था, इसलिए मैं घर आते ही अपने रूम में जाकर सो गया। तकरीबन रात के 8 बजे थे जब मेरा छोटा भाई मुझे जगा रहा था और बोल रहा था, भाई उठो, अबू और उम्मी बुला रहे हैं, आकर खाना खा लो। मैं फौरन उठा, वॉशरूम में गया, मिना हाथ धोकर फ्रेश हुआ और फिर बाहर जहां सब लोग बैठे खाना खा रहे थे, मैं भी वहां जाकर सबके साथ खाना खाने लगा। अबू ने पूछा, बेटा क्या बात, आज कहाँ मसरूफ थे और आकर इतनी देर तक सोए रहे हो? मैंने फौरन बहाना बनाया। अबू, मैं दोस्त की तरफ गया था, उसके साथ एक और यूनिवर्सिटी की मालूमात ली है। फिर इस तरह ही मैं और अबू बातें करते रहे। फिर मैं तकरीबन 9 बजे उठकर दोबारा अपने कमरे में आ गया और लीप टाप लगाकर बैठ गया। तकरीबन 10 बजे के करीब मुझे हना का इस एम आया कि क्या कर रहे हो। मैंने हुना को कॉल की और बताया, मैं अपने कमरे बैठा हूँ, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, तुम सुनाओ क्या कर रही हो? तो वो बोली, मैं ड्यूटी है हूँ, अकेली बैठी थी, सोचा तुमसे घिप शुप लगा लूं। फिर मैंने कहा, सुनाओ, दिन को अच्छा लगा था? तो बोली, काशी कुछ ना पूछो, बहुत बड़ा हाल है, रो रही है। मैंने कहा, हना जी, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है, बहुत दिन हो गए हैं अपने उसको किसी की सैर नहीं करवाई, ये भी तंग कर रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, मैं कुछ न कुछ हल निकालता हूँ। फिर मैंने कहा, हुना जी, आपकी रूममेट ने बाद में आपसे क्या कहा था? कोई मसला तो नहीं हुआ? तो वो बोली, कोई मसला नहीं हुआ है, वो मेरी बड़ी पकी सहेली और दुख सुख की साथी है। उसको बाद में मैंने सब बता दिया था। वैसे भी वो कौन सी बच्ची है, सब जानती है और सब कुछ करवा चुकी है। मैंने कहा, हुना जी, आप कैसे जानती हैं वो सब कुछ करवा चुकी है? तो हना ने कहा, उसने और मैंने एक ही दिन अस्पताल में ज्वाइन किया था और वो शुरू से ही मेरी रूममेट है और मेरी बहुत अच्छी सहेली और राजदान भी है। उसकी हर बात मुझे पता है और मेरी उसको पता है। मैंने उसको तुम्हारा पहले बताया हुआ था, लेकिन आज वाली मुलाकात का नहीं बताया था। मैंने सोचा रात को जब आएगी तो बता दूंगी, लेकिन वो दिन को ही कमरे में आ गई थी। असल में उसके पेरेंट्स वाले दिन थे, वो रूम ने अपना पैड लेने के लिए आई थी। मैंने कहा, होना जी वैसी, वो किस किस से करवा चुकी है, हमें भी बताओ। तो हन्ना ने कहा, का शिजी, वो कोई लड़की नहीं है जो हर किसी से मुलाकात करवाती है। वो तो उसका मंगित्र है, वो कभी कभी महीने में 1 दफा या 2 दफा यहाँ चक्कर लगाता है तो उसको अपने साथ ले जाता है। यहाँ ही किसी होटल में दोनों रात गुजरते हैं और दोनों एंजॉय करते हैं। मैंने कहा, एक से ही या कोई? ओहना ने कहा, फिलहाल तो बस एक ही है, लेकिन आज उसने मुझसे एक और बात की। जब वो कमरे में आई थी तो उसने तुम्हें देखा था और तुम्हारी शख्सियत उसे बहुत पसंद आई। वो मुझसे कह रही थी, है ना, मुझे भी अपने दोस्त से इतना ही लुत्फ अंदाज होने दो ना। इसकी शख्सियत मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत पसंद आया। मैंने पूछा, तो हन्ना जी, आपने उसके बारे में क्या सोचा है? होना ने जवाब दिया, किशी जी, मैं शाजिया को भी और उसे भी तुम्हारे साथ जरूर वक्त गुजारने का मौका दूंगी, लेकिन उन दोनों से पहले मेरा हक है। मुझे पहले तुम्हारे साथ सुकून और खुशी हासिल करनी है।
जब मैं तुम्हारे साथ मुकम्मल इत्मीनान पालूंगी, तभी मैं उन दोनों को भी ये मौका दूंगी। मैंने कहा, हुना जी, ये तो बिल्कुल सच है। मैंने हुना से कहा, वो उसका पहला हक आपका है। मुझे भी कोई एतराज नहीं है। फिर हम यूं ही बातें करते रहे। बातों बातों में रात के 12 बज गए। मैंने हुना से कहा, मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने लगता हूँ, फिर बात होगी। हन्ना को गुड नाइट कहकर मैं लेट गया। पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो दिन की रोशनी थी। आज मुझे कोई खास काम नहीं था। ये हफ्ता का दिन था और हफ्ता और इतवार को फैसल उमूमन घर पर ही होता था। मैंने सोचा कि उसकी तरफ चक्र लगा लूं। तैयार होकर मैं फैसल के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा और घंटी बजाई तो थोड़ी देर बाद फैसल की उम्मी ने दरवाजा खोला। फैसल की उम्मी एक खूबसूरत गौरी चट्टी और कदावर खातून थी। उनका भरा हुआ और सेहतमंद था। उम्र तकरीबन 45 साल के करीब थी, मगर वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान और तरोताजा नजर आती थी। उनका नाम मरियम था। मरियम आंटी ने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, क्या हाल है? आज बहुत दिन बाद चक्र लगाया है। मैंने जवाब दिया, आंटी जी, मैं ठीक हूँ। असल में आगे एडमिशन लेने का सिलसिला था, उस चक्कर में थोड़ा मसरूफ रहा, उसलिए चक्कर नहीं लगा सका। मरियम आंटी ने पूछा, बेटा, उम्मी कैसी हैं? मैंने कहा, आंटी जी, उम्मी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। फिर मैंने पूछा, आंटी जी, फैसल कहाँ है? आंटी ने मुझे अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, बेटा, वो थोड़ी देर पहले मार्केट गया है कुछ सामान लेने, अभी आने वाला होगा। आओ अंदर आओ, बैठो, वो आता ही होगा। मैं घर में दाखिल हुआ और टीवी लाउंज में जाकर बैठ गया। फैसल का इंतजार करने लगा। मरियम आंटी ने कहा, बेटा, तुम बैठो, मैं कुछ ठंडा बनाकर लाती हूँ। ये कहकर वह किचन की तरफ चली गई। उनका किचन टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ ही था। आंटी ने गले में सिर्फ दुपट्टा डाला हुआ था। मैं वहां बैठा था तो आंटी किचन में काम करती नजर आ रही थी। उनका जिस्म सेहतमंद, भरा हुआ और खूबसूरत था। कदावर और कशिश से भरपूर शख्सियत थी। सिर से पांव तक उनकी शख्सियत बहुत दिलकश थी। आंटी को देखकर मुझे थोड़ी बेचैनी हुई। मैंने अपने आप को संभालने के लिए हाथ से अपनी टांगों को जोड़ लिया और नजर दूसरी तरफ फेर ली। कुछ ही देर में आंटी शरबत का गुलास लेकर आए। जब वो मेरे सामने आए और थोड़ा झुककर गुलास देने लगे, तो मेरी नजर उनके खुले गले की तरफ चली गई। उनकी का गला काफी खुला था और वो कुदरे झुककर खड़ी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि वो बरा नहीं पहनी हुई थी। मैं उस मंजर में खो गया था कि आंटी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, गिलास तो पकड़ो ना। मैंने फौरन आंटी की तरफ देखा तो वो मुझे देख रही थी और उनका चेहरा शर्म से सरख हो चुका था। मैं भी बहुत शर्मिंदा हुआ और जल्दी से कहा, सूरी आंटी जी। फिर गिलास पकड़ लिया। जैसे ही मैं गिलास पकड़कर सोफे पर पीछे होकर बैठने लगा, मेरी टांगें थोड़ी सी खुल गईं और मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैंने फौरन खुद को संभाला और मामूल की तरह बैठ गया। जैसे ही मैं सोफे पर पीछे होकर बैठा, मेरी टांगें थोड़ी सी खुल गईं और मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। आंटी ने ये सब देख लिया था। वो और भी ज्यादा शर्मा गईं और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ। सोचने लगा कि ये क्या गलती हो गई मुझसे। आंटी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? अगर उन्होंने ये बात मेरी उम्मी को बता दी, तो मेरी तो खैर नहीं रहेगी। मैंने जल्दी से शरबत खत्म किया और उठकर आंटी के कमरे की तरफ चला गया। अंदर दाखिल हुआ तो आंटी वहां नहीं थी। शायद वो बाथरूम में थी। मैं बेड पर जाकर बैठ गया। तकरीबन 5 मिनट बाद आंटी बाहर निकले। मुझे देखते ही वो दोबारा शर्मा गई और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं फौरन उठा, आंटी के पास जाकर उनका हाथ आहिस्ता से पकड़ा और कहा, आंटी जी, मुझे माफ कर दे। मेरा ये गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बुराह मेहरबानी मुझे माफ कर दे। मैंने फौरन कहा, आंटी जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझसे गलती हो गई है। बुराह मेहरबानी मुझे माफ कर दे। मैं कुछ देर तक आंटी से माफी मांगता रहा, मिन्नतियां करता रहा। कुछ देर बाद आंटी ने आस्था से कहा, कोई बात नहीं बेटा,
मैं तुम्हें मुआफ करती हूँ, लेकिन बेटा, ये बात किसी और से मत करना, वरना हम दोनों की बदनामी हो जाएगी। मैंने फौरन जवाब दिया, जी आंटी, बिल्कुल नहीं करूँगा किसी से भी। शुक्रिया कि आपने मुआफ कर दिया। फिर मैं वापस टीवी लाउंज में आकर बैठ गया और फैसल का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद आंटी भी बाहर आए और सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। मैं भी टीवी देखने लगा, लेकिन चौरी-चौरी अखियों से आंटी की तरफ देख रहा था। आंटी उस वक्त टीवी ही देख रही थी। वहां टेबल पर एक अखबार पड़ा था। मैंने वो उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद यकदम मैंने अखबार को थोड़ा सा